हेलो एवरीवन, आज डेट है 4 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि स्वेज कैनाल को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वेमनाड लेक को लेकर के। तो वेमनाड लेक को अगर हम मैप में व्यू करें, वेमनाड लेक केरला स्टेट में लोकेटेड है। वेमनाड लेक को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कुटानाड एरिया में इसको पुनामाडा लेक के नाम से जानते हैं, कोची एरिया में इसको कोची लेक के नाम से जानते हैं। ये जो वेमनाड लेक है ये हमारे इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक के रूप में एग्जिस्ट करती है। साथ ही साथ केरला स्टेट में ये लार्जेस्ट लेक के रूप में एग्जिस्ट करती है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है वो इस लेक के एक पोर्शन में कंडक्ट करवाई जाती है। तो ये वेमनाड लेक से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो स्टूडेंट्स जो 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स का जो आपका सिलेबस है उसको यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। आपका स्टैटिक पार्ट, साथ ही साथ में आपका करंट अफेयर पार्ट। स्टैटिक पार्ट में आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है, एनसीईआरटीज है, उन सभी को, और करंट अफेयर्स में लास्ट 1.5 साल का करंट अफेयर कवर करवाया जाएगा। ये सब कुछ जो आपका प्रीलिम्स का जो भी पोर्शन है, जो भी सिलेबस है, उन सभी को फिर एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू जो है इवेल्युएट किया जाएगा। 3000 प्लस क्वेश्चंस की आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मंथली बेसिस पर इस प्रोग्राम के चार्जेज हैं 599 पर मंथ इसके चार्जेस रहेंगे। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर आपको इमेज जो शो हो रही है ये इमेज है गारो ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो वांगला डांस को परफॉर्म कर रहे हैं एक फेस्टिवल के एक ओकेजन पर, और ओकेजन है द राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022। और ये कहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है तो मेघालय जो स्टेट है वहाँ पर उमियम जो लेक है वहाँ पर ये परफॉर्म किया गया। अब इस आर्टिकल में 2-3 टर्म है जैसे कि उमियम लेक, साथ ही साथ हमने यहाँ पर वांगला फेस्टिवल के बारे में डिस्कस किया, जो गारो ट्राइब है उनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गारो ट्राइब की तो देखो मेघालय जो स्टेट है वहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट हिल पाई जाती हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया। तो वहीं पर गारो जो ट्राइब है वो वहाँ पर लोकेटेड है, एग्जिस्ट करती है गारो ट्राइब। ये जो गारो ट्राइब है ना, इनमें विमेन जो है उनके पास में प्रॉपर्टी का हक होता है, राइट होता है। इसलिए इनकी जो सोसाइटी है गारो कम्युनिटी की वो मैट्रिलियन सोसाइटी है, मतलब वीमेन को यहाँ पर पावर है। और मैरिज के बाद में जो गर्ल है वो अपने घर पर ही अपनी मदर की जो प्रॉपर्टी है उसी में रहती है, और जो बॉय है वो शादी के बाद में अपने इन-लॉज की जो फैमिली है वहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर वीमेन जो है वो एम्पावर्ड है इस सोसाइटी में। ओके, दूसरा हम बात कर लेते हैं वांगला जो फेस्टिवल की हमने बात की। देखो जो वांगला फेस्टिवल है इसको 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो वांगला फेस्टिवल है ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ओके, और इसमें परफॉर्म किया जाता है सालजोंग। सालजोंग क्या है? सालजोंग है द सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी। ओके, मतलब एक तरीके से सन जो है उसको डिवोटेड है ये फेस्टिवल, उनकी पूजा की जाती है, उनको रेस्पेक्ट दिया जाता है कि आपकी वजह से ही जो हमारी हार्वेस्टिंग है, जो हमारी कल्टीवेशन है, वो सारा काम प्रॉपर तरीके से हो पाया। साथ ही साथ ये जो अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया इसमें उमियम लेक जो है वो भी न्यूज़ में है। ये उमियम लेक क्या है? देखो ये जो उमियम लेक है इसको उमियम रिवर के ऊपर बनाया गया था। उमियम रिवर जो है वो फ्लो करती है मेघालय स्टेट में। तो 1960s के टाइम में उमियम रिवर जो है उसके ऊपर एक डैम का फॉर्मेशन किया गया ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक
प्रोजेक्ट के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया जा सके। और नॉर्थ ईस्ट का ये पहला प्रोजेक्ट था हाइड्रो इलेक्ट्रिक एरिया में। ओके, अब ये डैम का जब फॉर्मेशन किया गया तो उसी के थ्रू ये जो लेक है उमियम लेक, इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये जो उमियम लेक है इसको 12 पानी लेक के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि टूरिज्म जो है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एक तरीके से ये जो उमियम लेक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, देखो जो हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को लेकर के एक बोली है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो स्टबल बढ़ने को नहीं रोक पाया है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम एनसीआर रीजन की बात करें, नेशनल कैपिटल रीजन की बात करें, उसकी एयर क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी सीवियर कैटेगरी में यहाँ पर एयर क्वालिटी देखने को मिल रही है। यहाँ पर बताया गया है कि देखो एक बायोडिकम्पोजर जो है उसको बनाया गया था एक स्प्रे के रूप में, ताकि फार्मर्स जो है वो अपने पैडी स्ट्रो को मेंटेन कर सके, उसको मैनेज कर सके और उनको जो स्टबल बर्निंग है वो ना करना पड़े। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो बायोडिकम्पोजर है, पूसा बायोडिकम्पोजर एक माइक्रोबियल सॉल्यूशन है जिसको इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली के द्वारा इसको तैयार किया गया ताकि स्टबल को जो है वो एक मैन्योर में हम क्या कर सके, डिकम्पोज कर सकें। लेकिन जो फार्मर्स हैं उन्होंने इसका कम से कम यूज़ किया क्योंकि उनका ये मानना था कि इसका जो प्रोसीजर है वो एक तरीके से अलग तरीके का है, टाइम कंज्यूमिंग है और इसके जो रिजल्ट है वो भी कम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यूनियन होम मिनिस्टर ने बोला कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो स्टेट हैं वहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुली तरीके से इस इस बायोडिकम्पोजर को यूज़ किया गया और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं और वहाँ पर स्टेबल बर्निंग जो इंस्टेंसेज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला है। ओके, तो यहाँ पर इस साल की अगर हम डाटा देखें तो जो फार्म फायर्स है उसका लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो 19% हाइक देखने को मिला है पंजाब स्टेट में। तो देखो ये गलत है। स्टेबल बनने की वजह से जो हमारा एनसीआर रीजन है वहाँ पर पहले ही ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन सभी की वजह से पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है और फिर इनकी वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो विंटर सीजन जो होता है उसमें क्या होता है कि कोल्ड एयर होती है, एक तरीके से हैवी होती है, तो वो फ्लो कम कर पाती है जिसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर स्टेबल बर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें कि ये रीजन क्या है कि जो स्टेबल बर्निंग है वो देखने को मिलता है। देखो जो खरीफ सीजन है और उसके बाद में जो रबी सीजन आता है उसके बीच में जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम होता है और जो फार्मर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे रेनी सीजन एक तरीके से डाइवर्ट हो रहा है मतलब लेट हो रहा है, उसकी वजह से भी जो खरीफ सीजन है वो काफ़ी ज़्यादा लेट होने लग गया है और रबी सीजन जो है उनके बीच में, खरीफ सीजन और रबी सीजन के बीच में जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम रहने लग गया है। तो फार्मर्स चाहते हैं कि उनके खेत जो हैं, उनके फार्म जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो सकें ताकि नेक्स्ट मतलब रबी जो पीरियड है उसमें भी उनको काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिले। इसलिए यहाँ पर जो स्टबल होता है, जो भी रेजिड्यू होता है क्रॉप का, उन सभी को वो क्या कर देते हैं, जला देते हैं। और जलाने से प्रॉब्लम होती है कि पोल्यूशन तो क्रिएट होता ही है, साथ ही साथ जो है वहाँ के जो फार्म है उनको भी इसका जो इशू है वो देखने को मिलता है। तो हमें पता होना चाहिए कि स्टबल बर्निंग जो की जाती है इसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होती है। ऐसा नहीं है कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। और जो भी रेजिड्यू बच जाते हैं क्रॉप के उनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि जब जलाया इसीलिए तो जाता है ना कि जो भी स्टबल है उनको जला दिया जाए ताकि इसकी वजह से जो पेस्ट या फिर जो भी इस तरीके के जो भी जम्स हैं इनकी अटैक ना देखने को मिले नेक्स्ट क्रॉप पर। लेकिन बहुत सारे रेजिड्यू बच जाते हैं क्रॉप के, उनकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज नहीं होती है बल्कि डिक्रीज ही होती है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो आप सभी को पता है स्टेबल बर्निंग का जब की जाती है तो हीट होती है क्योंकि आग लगाई जाती है, जो फायरिंग का जो इशू है वो देखने को मिलता है। तो जब हीट होगी तो जो सॉइल की जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर डिक्रीज होगी। साथ ही साथ में सॉइल में जो माइक्रोब्स रहते हैं जो हमारी क्रॉप्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे हाईएस्ट
क्वांटिटी के साथ में प्रेजेंट है, लेकिन जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो हमारी सॉइल में कुछ माइक्रोब्स अवेलेबल होते हैं जो नाइट्रोजन को अलग अलग जो उसके मिक्सचर होते हैं, अलग अलग उसके कंपाउंड होते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं और फिर उनको प्लांट्स जो है उनको एक तरीके से जो वाटर में डिसॉल्व होकर के नाइट्रोजन को वो एक तरीके से अब्जॉर्ब करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो माइक्रोब्स है इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यही रीजन है कि हीटिंग जब इशू देखने को मिलता है, जो ये माइक्रोब्स है, सोइल फर्टिलिटी है, सोइल की जो मॉइस्चर है, ये सभी इफेक्ट होते हैं। और पॉल्यूशन जो होता है वो तो बिल्कुल अलग बात ही है। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि इस तरीके के इशू जो है उनको हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है, तभी जा करके हम जो पॉल्यूशन एक मेजर इशू है, अभी COP27 की मीटिंग होगी इजिप्ट में, वहाँ पर भी इन सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा, पॉल्यूशन को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो इनका अगर हम अपने ग्राउंड लेवल पर अगर हर व्यक्ति, हर पर्सन जो है इसका एक रिजल्ट निकालने की कोशिश करे, तो ये जो इशू है प्रेजेंट टाइम में, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हमारी अर्थ का, उसको हम रेगुलर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गुजरात जो स्टेट है, वहाँ पर आप सभी को पता है अभी लेजिस्लेटिव इलेक्शन होने वाले हैं। तो उनका जो क्राइटेरिया है या उनका एक प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर शो किया गया है कि 2 बार यहाँ पर पोलिंग होगी, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को, और जो काउंटिंग है वो 8 दिसंबर को होगी। आप सभी को पता होना चाहिए कि गुजरात जो स्टेट है वहाँ पर टोटल सीट्स हैं 182 और एससी के लिए रिजर्व हैं 13 और एसटी के लिए रिजर्व हैं 27। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो पहले जो भी मेडिसिन का प्रोसीजर था और प्रेजेंट टाइम में जो प्रोसीजर है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। तो यहाँ पर बोडोलैंड यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने फंगस पावर्ड बायोसिंथेसाइज्ड नैनो गोल्ड पार्टिकल्स उनको जो है एक तरीके से अर्न किया है और इनका इंटरनेशनल पेटेंट जो है वो रजिस्टर करवाया है। अब इनका यूज़ क्या किया जाएगा? इनका यूज़ किया जाएगा जो नैनो पार्टिकल्स के रूप में, मतलब टारगेटेड एरिया में ड्रग डिलीवरी करने में इनका यूज़ किया जाएगा। ओके, देखो प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी इंक्रीज हो गई है। पहले क्या होता था कि जो मेडिसिन है, अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो मेडिसिन जो है उसको यूज़ किया जाता था या अदर प्रोसीजर जो है उसको यूज़ किया जाता था, जिसकी जैसे से जो बॉडी है उसके अदर पार्ट्स भी इफेक्ट होते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है कि मान लो आपके स्पेसिफिक एरिया में, बॉडी के स्पेसिफिक एरिया में कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करते हुए, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, स्पेसिफिक उसी एरिया को टारगेट करते हुए जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये जो प्रोसीजर है इसमें इसी तरीके से नैनो पार्टिकल्स के रूप में इनका यूज़ किया जाएगा। इसका इंटरनेशनल पेटेंट जो है वो रजिस्टर करवाया है। पेटेंट मतलब आपके पास में कुछ टाइम के लिए एक अधिकार हो जाता है कि आप जो है इसके ऊपर एक तरीके से रेगुलेटिंग बॉडी है और आपके पास पावर है कि आप इसको लेकर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और दूसरा जो पर्सन है वो आपकी जो भी आइडियोलॉजी है, जो भी आपका प्रोसीजर है उसको एनक्रोच नहीं कर सकता है। मतलब आपका जो आइडिया था या आपका जो प्रोसीजर था उसको आपने पेटेंट करवा लिया, उसका आपने राइट ले लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर और एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर इजराइल जो कंट्री है उसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, जो वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने यहाँ पर दोबारा से अपना जो है वो कम बैक किया है। अभी यहाँ पर इलेक्शन हुए और इलेक्शन में उनकी जो पार्टी है वो एक तरीके से मेजोरिटी वहाँ पर ले रही है। देखो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है कि इजराइल की जो पार्लियामेंट है, जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट को पार्लियामेंट या संसद के नाम से हिंदी में बोलते हैं, सेम इसी तरीके से यूएस में जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो इजराइल जो कंट्री है वहाँ पर पार्लियामेंट को नेसेट के नाम से जाना जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अगर आपको कुछ अदर कंट्रीज़ की भी पार्लियामेंट के अदर नेम आपको पता है तो आप एक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि कौन सी कंट्री में जो पार्लियामेंट है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। तो इजराइल में नेसेट के नाम से जानते हैं वहाँ की पार्लियामेंट को। तो वहाँ पर इलेक्शन हुआ, 65 जो सीट हैं वो बेंजामिन को मिली हैं। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें राइटर का ये बोलना है कि आप सभी को पता है कि इजराइल में काफ़ी ज़्यादा इशू हैं, फ़लस्तीन जो है वो एक मेजर इशू है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट बात बोली गई है कि जो फ़लस्तीन जो लोग हैं उनके इशू को, उनकी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर
जहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में बेंजामिन को एक तरीके से मेजोरिटी मिली है, तो वह यहाँ पर लीड करेंगे। तो उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग वो किस तरीके से इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो पैसिफिक जो ओशन है वहाँ पर स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं और उसी में से एक है वनुआतू। ये जो वनुआतू है, इन्होंने प्रेजेंट टाइम में क्लाइमेट चेंज को लेकर के इम्पोर्टेंट अपना डिसीजन लिया है। सबसे पहले तो इस आर्टिकल में अभी COP27 की जो मीटिंग होने वाली है उसके बारे में बताया गया है कि देखो ये एग्जाम्पल अच्छा है। वनातू ये जो कंट्री है, इन्होंने इनिशिएट किया है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो भी फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ किया जाता है उसको लेकर के एक नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी बनाई जाए यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और सभी कंट्री जो है फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, जैसे हमने न्यूक्लियर वेपन जो है उनके लिए नॉन प्रोलिफरेशन जो पॉलिसी है वो बनाई है, साथ ही साथ जो भी अदर इश्यूज है उनको रेगुलेट करने के लिए अपने अपने लेवल पर पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। और प्रेजेंट टाइम में क्लाइमेट चेंज जो है वो काफ़ी बड़ा इशू है। ओके, तो इस आर्टिकल में सबसे पहले तो COP27 की मीटिंग के बारे में बोला गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो क्लियरली यहाँ पर रखा गया है कि देखो वनाउतू एक स्मॉल कंट्री है। अगर हम रिकॉग्निशन की बात करें या UN में उसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एक तरीके से रिकॉग्नाइज भी उस कंट्री को नहीं किया जाता है, लेकिन ये स्मॉल आइलैंड कंट्री जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। इनकी जो प्रेजेंस है उनको एक डेंजरस लेवल पर जो है, अगर वाटर लेवल इंक्रीज हो गया तो इनकी जो प्रेजेंस है साथ ही साथ में इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो भी खतरे में, डेंजर में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने इनिशिएट किया है कि UN जो है वो अपने लेवल पर इसको काम करे। ओके, अब यहाँ पर COP26 की मीटिंग की बात की गई है कि COP26 में कोल जो है उसको फेज आउट करने की बात की गई थी। तो इंडिया ने इसको एक तरीके से बोला था कि फेज आउट नहीं करना है, फेज डाउन किया जा सकता है। फेज डाउन मतलब टाइम के साथ में एक टाइमलाइन डिसाइड की जाए कि इस टाइम तक जो है कोल का इतना यूज़ करना हम बंद कर देंगे। ओके, इस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कोल के ऊपर अपनी जो भी पावर जनरेशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो अगर एकदम से फेज आउट कर दिया गया तो इन कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट बात ये बोली गई है कि COP27 की अभी जो मीटिंग ही जो उसमें एक अल्टरनेट जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 2008 के टाइप में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को हम टेक्नोलॉजी और मनी जो है, फंड जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो अपने लेवल पर अपना अपग्रेडेशन कर पाएँ, और जो भी इशू हैं किसको लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, उसको हम रेगुलेट कर पाएँ। लेकिन ये जो ना तो टेक्नोलॉजी ना ही फंडिंग जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ तक पहुंच पाया है, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलना चाहिए। तो अभी COP27 की जो एजेंडा है वो क्लियर नहीं है कि किन किन पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन होगा, लेकिन इन पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हो सकता है। एक तो जो फंड और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र, साथ ही साथ जो है जो वनाउतू ने जो अपनी पॉलिसी लेकर के आए हैं, नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, इसको रेगुलेट करने के लिए जो इशू है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें वनाउतू का ये इनिशिएटिव इम्पोर्टेंट है। और अगर COP27 में इसके लेकर के डिस्कशन होता है तो हर कंट्री की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्रिएट होगी, और तभी जा कर के हम क्लाइमेट चेंज जैसे इशू को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर। ओके, 1 सेकेंड। देखो, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उन्होंने खुला क्या होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में अगर मैरिज होती है और वीमेन अगर ये चाहती है कि उनको अलग होना है अपने हस्बैंड से, तो वो इस इनिशिएट से अपना इस प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकती हैं। तो अभी केरला हाई कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया कि जो खुला प्रोसीजर होता है इसमें वीमेन के पास में पावर होती है। अगर हस्बैंड जो है इसमें अपनी सहमति देता है, नहीं देता है, उसके बाद भी वीमेन जो है वो इस प्रोसीजर के थ्रू जो है अपने हस्बैंड से अलग हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये क्लियर किया है कि खुला जो प्रोसीजर है उसमें विमेन को इनिशिएट करने का राइट तो है, लेकिन हस्बैंड इसमें अप्रूवल दे तभी जाकर के इनिशिएट जो है वो एक तरीके से लास्ट मोमेंट तक पहुंच पाएगा। नहीं तो अगर हस्बैंड जो है वो इसको मना कर देता है खुला प्रोसीजर को, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इशू है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा और दोबारा जो मैरिज है वो उनकी बनी रह पाएगी। नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखो ये जो इशू है इसकी वजह से विमेन को जो एक इम्पोर्टेंट
वेपन दिया गया था या राइट दिया गया था उसको एक तरीके से डिग्रेड करने की या उसको विमेन की जो कंडीशन है उसको डिटेरिएट स्टेज में ले जाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 13 पर, और यहाँ पर COP27 की मीटिंग के बारे में ही बोला गया है कि इंडिया जो है इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन कर सकता है। तो जो अभी हमने वनाउतु का जो इनिशिएटिव था उसके बारे में जो डिस्कस किया, साथ ही साथ जो फंडिंग और टेक्नोलॉजी की बात की, इन सभी के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर, और यहाँ पर देखो जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ओके यहाँ देखिए, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है। उस रिपोर्ट के बेसिस पर ये बोला गया है कि 2021-22 में अगर हम देखें तो प्री प्राइमरी क्लासेज जो हैं उनमें बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। 30% तक फ्यूअर स्टूडेंट्स ने स्कूल सेक्शन में अपना एंट्रेंस लिया है प्री प्राइमरी सेक्शन में। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि पहले जिन स्कूल्स में कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम थी, नेट कनेक्टिविटी काफ़ी कम थी प्री कोविड से पहले, तो उन सभी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। स्कूल जहां पर कंप्यूटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उनकी परसेंटेज हो गई है 44% लगभग, और पहले ये अवेलेबिलिटी ओनली 38%। इंटरनेट फैसिलिटी की भी अगर हम बात करें तो 33% जो स्कूल है वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है कंप्यूटर फैसिलिटी के साथ साथ में, और पहले ये डाटा था 22%। मतलब कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी और नेट कनेक्टिविटी इन दोनों में तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट बात बोली गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कि जो भी हमारे पुलिस स्टेशन है वहाँ पर चिल्ड्रन को डील करने के लिए या फिर जो भी इशू होते हैं चिल्ड्रंस के खिलाफ में उन सभी को डील करने के लिए एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर जो है उसको अपॉइंट किए जाने की ज़रूरत है, तभी जाकर के जो इशू है उनको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि जो भी उनका ये जो परफॉर्मिंग प्रोसीजर है उसके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया जा सके जहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है उन सभी की जो भी स्ट्रीमिंग है वो की जा सके। तो एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सभी कोर्ट्स के लिए तैयार किया जाए, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, साथ ही साथ में जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, इन सभी की जो स्ट्रीमिंग है वो परफॉर्म की जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर देखो रशिया ने वार्न किया है यूके को कि अगर आप कीव को मींस जो यूक्रेन कंट्री है उसको आप सपोर्ट करोगे और ब्लैक सी के थ्रू जो है ये आपका प्रोसीजर जो रेगुलर चल रहा है तो आपके जो भी फ्लीट है उनको यहाँ पर अटैक देखने का मिल सकता है। तो ब्लैक सी की जो लोकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो ब्लैक सी जो है वो यहाँ पर जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है और जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसके बीच में लोकेटेड है। ये जो ब्लैक सी है यहाँ पर सी ऑफ अजोव है, ये है क्रीमिया वाला रीजन। तो ये पहले किसके अंडर था? यूक्रेन के अंडर आता था, लेकिन 2014 में रशिया ने इसके अंडर कर लिया, अपने अंडर कर लिया। इसका बेसिक रीजन क्या था? ब्लैक सी में अपनी डोमिनेंस को क्रिएट करना। ओके तो सी ऑफ अजोव जो है वो यहाँ पर स्टेट ऑफ कर्च के थ्रू जो है वो ब्लैक सी से कनेक्टेड है। जो रशिया है वो अपना डोमिनेंस इसलिए भी इंक्रीज करना चाहता है क्योंकि नर्दर्न पार्ट में अगर हम देखें रशिया के तो वहाँ पर जो सी एरिया तो है लेकिन वो हमेशा वहाँ पर जो आइस है वो जमी रहती है। तो कनेक्टिविटी के लिए ब्लैक सी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए रशिया यहाँ पर अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है सी ऑफ मार्मरा। सी ऑफ मार्मरा और ब्लैक सी आपस में कनेक्टेड है बोस्पोरस स्ट्रेट के थ्रू, और फिर यहाँ पर सी ऑफ मार्मरा और ये है एजियन सी जो मेडिटेरियन सी का ही इंटीग्रल पार्ट है। तो यहाँ पर कनेक्टेड है सी ऑफ मार्मरा और एजियन सी आपस में डार्डानेल्स स्ट्रेट के थ्रू। तो ये लोकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी बना हुआ है। तो इस लोकेशन से रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे जो अदर इनिशिएटिव है ना, जैसे कि डेली करंट अफेयर्स जो है या फिर डेली क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो है, साथ ही साथ स्टैटिक पार्ट जो है वो हम अपलोड कर रहे हैं, उनको भी जाकर के व्यू कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। ओके, थैंक यू।